ठीक है, सो केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे। मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता दिया था। मैंने आप लोगों का केपी केसी का रिलेशन बता दिया था लास्ट क्लास में, राइट। एक अगर आप नोट्स देखोगे तो उसके अंदर दो थियोरेटिकल टॉपिक्स है कि एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल चीज है। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जहां पे सारे की सारी चीज, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो एक ही फेज में होंगे। सब लिक्विड, सब गैस, सब सॉलिड, वैसा। दैट इज होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस मतलब अलग है। दो सॉलिड हो सकता है, एक गैस हो सकता है, डिपेंड्स। कुछ भी, जैसे वाटर का रिएक्शन H2 गैसियस फॉर्म में आता है, O2 गैसियस फॉर्म में आता है, H2 लिक्विड आ जाता है। तो अगर उसका इक्विलिब्रियम होगा तो वो हेटेरोजेनियस होगा। बट अगर मैं अमोनिया की बात करूं, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में आता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में आता है, अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में ही बनता है, देन उसका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये थियोरेटिकल चीज है, इसमें बहुत सारा हो जाएगा। आज अपन लोग जो बात करेंगे दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल का आखिरी चीज है व्हिच इज द प्रेडिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है और उसको किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि यार ऐसा क्या होता है जिसके कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, और वो डिस्टर्ब अगर हुआ तो फिर कहां जाएगा। तो वी नो अ सीसॉ, राइट। अब इक्विलिब्रियम मतलब होता है एब्सोल्यूट बैलेंस। अब इसका ये मतलब नहीं कि दोनों जगह कोई बैठा बैठा तो है भाई, तो दोनों के वेट तो काम कर रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से, बट फिर भी मूवमेंट नहीं हो रहा क्योंकि इक्विलिब्रियम। बट अब अगर मैं बोलूं कि भाई एक बच्चे को और बिठा दे तो इक्विलिब्रियम माइट शिफ्ट ना इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस को काउंटर करने के लिए आपको उसके ऑपोजिट साइड में इक्वल चीज आनी पड़ेगी ताकि वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाए। तो ये रिएक्शन में ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव द सीसॉ, बट वी कैन प्रेडिक्ट, कुछ फैक्टर्स के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन कहां शिफ्ट होगा ताकि इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो पाए। बट याद रखेंगे जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो पुराने से अलग होगा। बैलेंस, अब जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई पहले 10-10 किलो, अब यहाँ पे मैंने 2 किलो और कर दिया, यहाँ पे 12 हो गए। नाउ नया इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए मुझे वहां पे 2 और रखना पड़ेगा, मतलब 12-12 का इक्विलिब्रियम होगा, वापस 10-10 पे नहीं जा सकता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम माइट शिफ्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बट इक्विलिब्रियम विल स्टिल बी मेंटेन। बट दैट डज नॉट मीन कि ये इक्विलिब्रियम पहले वाले की इक्वल होगा, अलग अलग होगा। सेम भी हो सकता है, अगर आप चीजें निकाल लो वो अलग बात है, बट सेम हो सकता है। सो नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक प्रिंसिपल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है ये यही बताता है आपको, यही दर्शाता है कि भाई किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कुछ हरकतें करते हो तो उसके कारण जो रिएक्शन है वो जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है अपने आप को ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, वो वाला डायरेक्शन होता है जहां पे उस एडेड इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके। अब अगर मैंने जैसे आपको बोला 10-10 का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे मैंने 2 बढ़ा दिया तो भाई 12 हो गया यहाँ पे। अब नलीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब या तो आप यहाँ पे 2 बढ़ा दो या यहाँ का 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, जिसके कारण 11-11 का इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है फिर यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे वो जो चेंज हुआ है वो उसको काउंटर फिट करता है, उसको नलीफाई करता है। चेंज को नलीफाई करने की डायरेक्शन में हमेशा रिएक्शन मूव करता है बेसिकली। आपका एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर मैं आपको कोई भी जनरल रिएक्शन देते हैं, A प्लस B जो है सपोज वो C और D में कन्वर्ट होता है और ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी सेटअप है। अब मैंने क्या किया, A का क्वांटिटी बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। A का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो फिर जो B है वो बोलेगा कि नहीं भाई जितना ज्यादा A बढ़ा उससे और ज्यादा रिएक्ट करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा C और D बन पाए। इसका मोटिव क्या है कि जो A की जो कंसंट्रेशन बढ़ी है उसको वो नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है, और नलीफाई करने के चक्कर में रिएक्शन कहां जाएगा, इट विल ऑलवेज गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दैट मींस इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोडक्ट्स। तो मतलब लॉजिक ये बोलता है, कंसंट्रेशन वाइज बोल, बहुत अलग अलग पैरामीटर्स की बात करेंगे पेपर में, बट एक जनरल केस में अगर रिएक्टेंट साइड में कुछ हरकत होती है तो यूजुअल रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ताकि उसको नलीफाई कर पाए। अगर आप प्रोडक्ट में कुछ करोगे तो इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन सो एज टू नलीफाई दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। दिस इज व्हाट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट। आया समझ में? वो नोट्स में आपको उसके डेफिनेट लिखा ही है ना, प्रिंसिपल ठीक। तो प्रिंसिपल पूरा को पूरा मिल जाएगा आपको उसके अंदर, उसका लॉजिक यही है बेसिकली। अब ली शैटलियर को यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो भाई अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे जिनके ऊपर एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है या उसके ऊपर हम पता करेंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यार रिएक्शन कहां जाने वाला है हमारा। कुछ अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं सपोज, तो कंसंट्रेशन में कैसा, अगर रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन बढ़ा होगा तो रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन बड़ा सिंपल सा है। सेकंड जो फैक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज टेंपरेचर। अब टेम्परेचर का लॉजिक क्या होता है कि यार जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि भाई
अगर आप कोई भी चीज को गर्म करोगे तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है, ये एक जनरल एनालिसिस होता है। पर यार ये रिएक्शन तभी तेजी से होगा जब वो रिएक्शन उस टेम्परेचर के इंक्रीज को फेवर करे। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को पानी को फ्रीज करना है, उसको आइस में कन्वर्ट करना है, और अगर मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो घंटा कभी साला वो आइस में नहीं बन सकता। एडिट कर देना भाई, ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छा वर्ड है नहीं भाई अच्छा लगता है ना वीडियो किसी ने देख रहे तो बोले घंटा प्रयोग कर रहा भाई, मतलब हमारा यहाँ पे एनीवे पॉइंट ये है कि भाई अगर एक रिएक्शन को आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसके फेवरेबल कंडीशन लाओ। अगर मेरे को वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करना है, देन आई वुड वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, I would never want to increase the temperature. So in this situation, if I increase the temperature, the reaction will not go in the forward direction, rather it will go in the backward direction. That more ice will melt into water in that case. आया समझ में? So now, if I am trying to, और आपने आंसर करना लॉजिकल क्वेश्चन है, if I increase the temperature, और अगर मैं बोलता हूँ that the reaction is supporting that change, then what kind of a reaction is it supposed to be? If a reaction is favoring the increase in temperature, there has to be an endothermic reaction, क्योंकि endothermic reaction एक ऐसा reaction होता है which will prefer कि heat आप और उसको दो ताकि reaction आगे बढ़ेगा basically। तो अब अगर आपको ये पहले से पता है कि एक particular equilibrium reaction जो हो रहा है वो endo है या exo है, उसके basis पे आप predict कर सकते हो कि temperature का change उस पर क्या effect करने वाला है। अगर मैं एक endothermic reaction, let's say this is an endothermic reaction, and if I increase the temperature here, the reaction will always go in the forward direction, वो फेवर कर रहा है उस चीज को, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, राइट, जो स्लेट लाइम है दैट इज डिकम्पोजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बन का डिकम्पोजिशन, ये 10th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम कार्बन बनता था and decomposition reverse direction में होता था। Now this is obviously an endothermic reaction कि आप heat दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा quicklime और carbon dioxide release होगा यहाँ पे, right? But in this particular case, if I take an example here, which is formation of ammonia, Haber's process for example, this is basically a reaction which is an exothermic reaction। तो इस situation में अगर आप temperature बढ़ाओगे तो reaction forward में न जाके backward में चले जाएगा फिर वहाँ पे, क्योंकि ये जो reverse direction है वो हमेशा endo वाला रहेगा। तो याद रखो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो ऑब्वियसली रिवर्स एंडो रहेगा, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स उसका एक्सो हो जाएगा। यू नो दैट थिंग, राइट? पता है? दिस इज अ डिकम्पोजिशन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैव टू बी एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स में क्या होता है, बोलते हैं फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड बन रहे, बॉन्ड कभी बन रहे हैं जब एनर्जी बाहर रिलीज होगी बेसिकली। थर्मोडायनामिक्स में यही पढ़ते हैं हमेशा। तो जब भी कोई चीज बनती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, चाय बनाते हो तो गर्मी बाहर निकलती है, हमेशा गर्मी अंदर नहीं जाती उसके अंदर, राइट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको आइस को मेल्ट करना है वाटर में तो वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, तो आपको गर्मी देनी पड़ेगी उसके अंदर बेसिकली। बट अगर आप उसको पानी को अगर आइस में कन्वर्ट करोगे, फॉर्म कर रहे हो, तो एनर्जी बाहर आएगी, सिस्टम ठंडा हो जाता है, राइट? हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ दैट व्हाई वुड एक्चुअली माय चीक अपीयर टू बी मोर कूलर व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स। बेसिकली इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेके जाता है, हीट बाहर निकलेगी तो सिस्टम ठंडा हो जाएगा बेसिकली। दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? एंडोथर्मिक के लिए सिस्टम के अंदर गर्मी आ रही है, अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट? तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इफ देयर इज द फैक्टर इज टेंपरेचर, तो टेंपरेचर के हिसाब से टेंपरेचर इंक्रीज करने पे अगर रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन कौन सा एंडो हो। अगर टेम्परेचर कम करने के ऊपर रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा रहा है तो ये तभी पॉसिबल जब रिएक्शन आपका एक्सो। पर अगर आपने एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर कम कर दिया तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा उसका हमेशा। या अगर आपने एक्सोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड चला जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा फिर उस केस में। आया समझ में? सो दिस इज द सेकंड फैक्टर। पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं व्हिच इज प्रेशर, राइट? कि प्रेशर की बात करेंगे मतलब हम लोग गैसेस रिएक्शन टू गैसेस प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर दैट की बात है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये प्रेशर बढ़ाने से क्या होने वाला है, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है। देखो प्रेशर बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है बेसिकली, बॉयल्स लॉ, pressure and volume are inversely proportional to each other, right? So if I increase the pressure, the volume decreases. If the volume decreases, that means the reacting molecules will come closer. And if they are coming closer, they will have more interaction with each other. Rather, they will react more with each other. और अगर ज़्यादा reaction होगा, तो the reaction will always go in the product side.
फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में होगा। तो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इन यूजुअल केसेस द रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ यू डिक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल ट्राई टू कम बैकवर्ड्स, ताकि वो अपने वॉल्यूम को वापस एक्सपैंड कर पाए किसी तरीके से। आया समझ में? ठीक। उसी प्रकार से एक और फैक्टर है व्हिच इज एन इनर्ट, में इनर्ट गैस करवाएंगे मुझे बस होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। हां करेंगे। ठीक। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात करते हैं। इनर्ट गैस बेसिकली एक ऐसी गैस है जो रिएक्ट नहीं करेगी, तो रिएक्टेंट में डाल भी दोगे या प्रोडक्ट में डाल दोगे तो रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता है उसका, पर वो रिएक्शन को कैसे इंपैक्ट करेगी इक्विलिब्रियम को वो समझ सकते हैं। अगर हम कोई भी एक इनर्ट गैस को रिएक्टेंट साइड डाल दें या प्रोडक्ट साइड डाल दें, देखो इनर्ट गैस डाल रहे हो और गैस जब भी अप्लाई होती है तो दो फैक्टर हमेशा दिमाग में रखना है, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम हमेशा। ठीक। अगर आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इनर्ट गैस को लाते हो, बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इनर्ट गैस को लाते हो तो उसके कारण क्या होगा, गैस का खुद का प्रेशर आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, पर क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन तो किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आनी चाहिए ना। देखो भाई ये जो गैस है ये सिर्फ अपना खुद का प्रेशर लाएगी, बट ये किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी ना वहां पे, तो ये क्या कर रही है बेसिकली, ये सिर्फ प्रेशर बढ़ा रही है वहां पे, पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब नहीं होगा किसी प्रकार से। पर अगर यही इनर्ट गैस आप इंट्रोड्यूस करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर ये इनर्ट गैस आती है तो क्या हो रहा है, बेसिकली प्रेशर वहां पे और बढ़ रहा है वहां पे, बट उसके कारण एक और चीज हो रही है, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया वहां, क्योंकि नाउ मोर गैसेस आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर, सो इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस what is supposed to happen, the pressure will actually decrease in that case, overall pressure decrease हो जाएगा, और अगर overall pressure decrease हुआ तो भाई आपका रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वहां से रिवर्स में आ जाएगा बेसिकली। तो अगर कोई भी कैसे रैंडम एग्जांपल लूंगा, स्पेसिफिक एग्जांपल लिखा होगा आई गेस मैंने आपको लिखा होगा, ठीक, मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से 2a plus b this produces c plus let's say 5d, ऐसा कुछ रैंडम चीज उठा लेंगे। अब तो भाई अगर मैं यहाँ पे अगर इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करता हूँ तो ऑब्वियसली वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा then the number of moles here is 6 and then it's 3 basically, the reaction will try to go in the backward direction, right? सेम चीज अगर उल्टी होती तो it would have gone in the forward direction, तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स आता है वहां से उस डायरेक्शन में नलिफाई होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे हमेशा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का जब भी क्वेश्चन आता है तो लॉजिक समझने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है या प्रेशर पे हो रहा है, वॉल्यूम पे होगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला, बट प्रेशर पे हुआ देन वहां पे शिफ्ट मारने जहाँ पे आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कम है। अरे उल्टा बोल दिया, वही तो उल्टा, कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे, उल्टा। इसके अलावा एक फैक्टर मैंने करवाया कैटलिस्ट का करवाया होगा आप लोगों को शायद से, कैटलिस्ट भाई कैटलिस्ट से किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं आती, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को अल्टर करना, बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, डिपेंडिंग करता है कि भाई वो रिएक्शन किस प्रकार से होता है। मैंने 10th में भी ये डेफिनेशन बोली थी कैटलिस्ट की, और हमेशा मैं बोलता हूँ कैटलिस्ट दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। यूजुअल कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं जिनका काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, राइट? अब जैसे अगर बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी इनॉर्मसली स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे होता है, मेरे को रोज नहीं दिखेगा बट इवेंचुअल हो रहा है वो रिएक्शन, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको तेज करूँ, तो मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, एक ऐसा कैटलिस्ट लगाऊंगा जो रिएक्शन के रेट को जल्दी करता है, ताकि उनको पता पड़ेगा जल्दी जल्दी बताओ क्या हो रहा है इसलिए वहां पे, राइट? बट कुछ रिएक्शन होते हैं जो इतने जल्दी हो जाते हैं जिनसे हमारे मतलब की चीज बाहर नहीं निकल पाती वहां पे, तो हम ऐसे यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट को यूज करते हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो करेगा, ताकि हम उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो निकाल पाए। मैं एग्जांपल टेंथ में दिया था, ग्लिसरीन जब बनता है बेसिकली, जो ग्लाइकॉल से ग्लिसरीन बनाते हैं, उसके अंदर हम एक नेगेटिव कैटलिस्ट हम क्विनोलिन को यूज करते हैं, सल्फर बेस्ड पॉइजन है बेसिकली। तो 12th में जाके सरफेस केमिस्ट्री है, तो वहां पे आपको दो कैटलिस्ट के नाम दिए हुए हैं,
एक होते हैं प्रमोटर, एक होते हैं पॉइजन। प्रमोटर का काम होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट का, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। पॉइजन मतलब शब्द होता है कि भाई एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, कि वो रिएक्शन के रेट को स्लो कर रहा है बेसिकली वहां पे। बट कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को बराबर तरीके से इंपैक्ट करता है। तो अगर वो फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो उसी टाइम पे वो बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, तो वो खुद के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा बेसिकली। इसलिए कैटलिस्ट के एडिशन के कारण इक्विलिब्रियम में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे कभी। पक्का? और कोई फैक्टर दिया नहीं इसके अलावा तो कुछ था भी नहीं फैक्टर केमिकल के मुझको जितना याद है मैंने पूरा रट के आया था अच्छे से। ऐसे करते हैं तो 1 घंटे के अंदर तो 11 बजे खत्म कर सकता हूँ पूरा का पूरा। खतरनाक स्पीड है। नहीं भाई इतना ही ऑनेस्टली, इसके अलावा समझ में आया कि नहीं आता ये? हाँ भाई वो थियोरेटिकली देखने आपको ना बुक में रेफरेंस बुक तो पन्ने के पन्ने भरे हुए हैं बहुत सारे, थियोरी बहुत सारा है, कोर इतना ही है उसका इतना। तो इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक फिर आपको थियोरी का जरूरत नहीं, नाउ यू कैन मेक आउट योर ओन थियोरी ऑन इट, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल इसके अंदर। रटने के हिसाब से मत जाना, रटने के हिसाब से आप तो टेक्निकलिटी में फंस जाओगे। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ दैट, और सारे कांसेप्ट एक दूसरे से एसोसिएटेड है। कंसंट्रेशन हो गया, टेंपरेचर, अब प्रेशर का अगर समझ में आएगा तो वॉल्यूम समझ में आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उल्टा ही काम करना है उसके अंदर। अगर कंसंट्रेशन समझ में आए तो टेंपरेचर भी आना चाहिए, क्योंकि टेंपरेचर पे कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा रिएक्शन कैसे काम करने वाला है, रिलेट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। हां स्पेसिफिक एग्जांपल्स फिर भी याद रखना एक एक फैक्टर के अकॉर्डिंग। थियोरेटिकली मेरे को नहीं पता, पूछते ही नहीं पूछते। तुम लोग इस गैलरी के पेपर ही पूरा है मेरे पास। देखना पेपर कैसे होते हैं, या अपने स्कूल के मांग लो किसी से, किसी के कोई पहचान का हो सीनियर तुम्हारा, तुमसे बोल लो। वैसे तो गैलरी को रखता नहीं, इनके तो लोग स्कूल में बिल्कुल कोई नहीं रखेगा, इतना मुझे पता है। इनके तो पूरे ही नहीं हुए थे। हाँ इनका के भी है ना भाई, वो तो वहीं पे छोड़ देते हैं, पढ़ने खत्म हो गया हमारा, पेड़ नहीं काट सकते अभी हम। फाइव मैथ्स रह गए तो भैया